Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Recent Advances of DRT Part Second. जैसा कि आपको पता है रिसेंट एडवांसेस के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर टोमोग्राफी, दैट मीन्स सीटी स्कैन। ठीक है, इसके प्रिंसिपल के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। इसका प्रिंसिपल होता है टोमोग्राफी, और टोमोग्राफी क्या होती है? एंगल देके की जाने वाली रेडियोग्राफी को ही हम टोमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर टोमोग्राफी की। कंप्यूटर टोमोग्राफी का जो अपना लास्ट लेक्चर था, उस लेक्चर के अंदर हमने कंप्यूटर टोमोग्राफी के इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, और हमने इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज, दैट मीन्स कि इस टॉपिक को आगे डिस्कस करने के लिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज अपने काम में आएंगी और वो टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं, उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। और आज का जो अपना मेन टॉपिक था वो भी यही था, बिकॉज जो टर्मिनोलॉजीज थी वो कुछ तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी और कुछ टर्मिनोलॉजीज हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार पीछे के लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर टोमोग्राफी होता क्या है। ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी एक ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम एक्सरे यूनिट की सहायता से टोमोग्राफी के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करके हम बॉडी की सेक्शनल रेडियोग्राफी करते हैं, दैट मीन्स उसकी सेक्शन के अंदर हम इमेजेस लेते हैं। ठीक है, अब टोमोग्राफी का प्रिंसिपल आपको पता ही है कि एंगल देके अपन जो रेडियोग्राफी करते हैं वो आपकी टोमोग्राफी होती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्यूटर की सहायता लेते हैं, टोमोग्राफी के प्रिंसिपल की सहायता लेते हैं और एक्सरे यूनिट की सहायता लेते हैं। इन सब की सहायता से अपन एक ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करते हैं जिसमें हम ह्यूमन बॉडी ऑर्गन की क्रॉस सेक्शनल इमेजेस लेते हैं, दैट मीन्स सेक्शनल स्लाइसेस के अंदर हम उसके इमेजेस लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है, इसे ही कंप्यूटर टोमोग्राफी कहा जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में इसके इन्वेंशन की बात की थी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी कब इन्वेंट की गई थी। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी 1972 के अंदर इन्वेंट की थी हाउंसफील्ड ने। ठीक है, 1974 के अंदर इसका फर्स्ट इंस्टॉलेशन हुआ था, जो केवल और केवल हेड की इमेजिंग करने के लिए काम में आता है। ठीक है, या फिर आता था। उसके बाद में जब 1976 में जो इसका इंस्टॉलेशन किया गया था, सीटी का जो इंस्टॉलेशन किया गया था, वो फिर होल बॉडी इमेजिंग के अंदर काम में आने लगा था। तो ये सारी चीज़ें अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। ठीक है, इसके बाद में हमने टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि वैसे तो यही जो टर्मिनोलॉजीज थी ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। एक थी आपकी मैट्रिक्स, ठीक है, दूसरा था आपका पिक्सल और थर्ड था आपका वोक्सल। ठीक है, मैट्रिक्स आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, दैट मीन्स कि आपके जो यहाँ पे मशीन होती है, दैट मीन्स सीटी की जो मशीन होती है, वो जब ह्यूमन बॉडी की इमेजिंग करती है या फिर ह्यूमन बॉडी के किसी भी ऑर्गन की इमेजिंग करती है, तो वो उस ऑर्गन को एज ए मैट्रिक्स डिवाइड कर लेती है, एज ए मैट्रिक्स सपोज करती है। ठीक है, उसकी जो और जो आपकी जो सीटी मशीन वर्क करती है, ठीक है, वो कितने रो और कितने कॉलम के ऊपर वर्क करती है ये भी मैंने आपको बताया था। या तो वो 512 रो और कॉलम पे वर्क करेगी या फिर 1024 पे। ठीक है, तो ये जो पूरा जो आपका कॉम्बिनेशन होता है रो और कॉलम का, इसको आप मैट्रिक्स बोलते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पिक्सल की। तो जो आपका मैट्रिक्स का जो ईच एलिमेंट है, जो एक बॉक्स होता है, उसको आप यहाँ पे पिक्सल से डिनोट करते हो, पिक्सल से रिप्रेजेंट करते हो, उसको पिक्सल बोला जाता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते हो कि हमने पिक्सल किसे बोला है। अब अपन बात करेंगे वोक्सल की। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले समझा कि कंप्यूटर टोमोग्राफी के अंदर आप जब इमेजेस लेते हो तो स्लाइसेस के अंदर लेते हो, मतलब सेक्शनल रेडियोग्राफी करते हो। ठीक है, तो आपकी जो स्लाइस होगी, स्लाइस की भी कोई ना कोई थिकनेस होगी। तो यहाँ पे वोक्सल क्या होता है, वोक्सल प्रोडक्ट होता है दो चीज़ों का, एक तो स्लाइस की थिकनेस और दूसरा आपका पिक्सल का एरिया। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो वोक्सल की मिलती है। और वैसे अगर आप डायग्राम में समझ सकते हो तो देख सकते हो जो आपका पिक्सल होता है, पिक्सल आपका आपने किसको एज्यूम किया है,
एक जो आपका एलिमेंट है, पिक्चर एलिमेंट है, मैट्रिक्स का जो सिंगल एलिमेंट है, आप उसको पिक्सल बोलते हो, बट उसकी डेप्थ कितनी है, दैट मीन्स उस स्लाइस की थिकनेस कितनी ले रहे हो आप, ठीक है। तो वो जो चीज़ें होती है थिकनेस वाली चीज़, वो क्या कहलाती है, वोक्सल कहलाती है। दैट मीन्स वोक्सल इज द प्रोडक्ट ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लाइस एंड द पिक्सल एरिया, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और दूसरा, वोक्सल के अंदर हमने वहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था ट्रांसमिटिंग रेडिएशन का, अगर आपको याद हो, ट्रांसमिटिंग रेडिएशन का हमने एक फॉर्मूला लिखा था, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स, ठीक है। उसके बारे में हमने वहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। हमने यही कहा था कि जो आगे टर्मिनोलॉजीज आएंगी उसके अंदर हम इसे डिस्कस करेंगे, डेराइव करेंगे, ठीक है। तो आज अपनी वो टर्मिनोलॉजीज आएंगी, उस फॉर्मूले को हम आज डिस्कस करेंगे, अच्छे से डेराइव करेंगे कि क्या क्या है वहाँ पे, एन क्या है, एन नोट क्या है, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका पीछे की क्लास का। अब हम बात करेंगे आज की क्लास की। तो आज की क्लास भी हम टर्मिनोलॉजीज से स्टार्ट करेंगे। तीन टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ ली, मैट्रिक्स, पिक्सल एंड वोक्सल। अब हम फोर्थ टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं। फोर्थ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे है आपकी अटेन्यूएशन कोफिशिएंट, जिसको आप म्यू से डिनोट करते हो। और जैसा कि आपने वोक्सल के अंदर जो फॉर्मूला लिखा था उसमें भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र किया था, ई की पावर माइनस म्यू एक्स। तो आपको समझ में आ रहा है कि वहाँ पे जो म्यू था वो क्या था, वो अटेन्यूएशन कोफिशिएंट था। अब अटेन्यूएशन कोफिशिएंट क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अटेन्यूएशन होता क्या है। अटेन्यूएशन मैंने आपको यूएसजी के अंदर भी बताया था, अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर क्या होता है, और आप जो रेडियोथेरेपी पढ़ते हो तो वहाँ पे भी आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि अटेन्यूएशन क्या होता है। अटेन्यूएशन इज द समेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग। कोई भी रेडिएशन, कोई भी बीम, ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पे अपन एक्सरे की बात करें, गामा रेडिएशन, बीटा पार्टिकल, कोई भी रेडिएशन जब किसी भी मटेरियल से टकराती है तो उस मटेरियल के साथ वो किस तरीके से इंटरेक्ट होती है, ठीक है। वहाँ पे दो चीज़ें मेनली होती हैं, एक एब्जॉर्प्शन और एक स्कैटरिंग, ठीक है। रेडिएशन का एब्जॉर्ब होना और रेडिएशन का स्कैटर होना, तो इन दोनों का समेशन क्या कहलाता है, अटेन्यूएशन कहलाता है। अब अपन बात करते हैं अटेन्यूएशन कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है, उस मटेरियल का एक फिक्स वैल्यू होता है जो अपने को ये बताता है कि इससे जब रेडिएशन टकराएगी तो वो इस तरीके से एब्जॉर्ब होगी और इतनी वो स्कैटर होगी। दैट मीन्स मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ये अटेन्यूएशन कोफिशिएंट, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो हमें यह बताती है कि इस मटेरियल से जब कोई भी रेडिएशन टकराएगी तो वो किस तरीके से अटेन्यूएट होगी। दैट मीन्स वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होगी, कितनी एब्जॉर्ब होगी और कितनी स्कैटर होगी। ये सारी चीज़ आपको कौन बताता है, अटेन्यूएशन कोफिशिएंट बताता है, ठीक है। Attenuation coefficient represent the thickness of the absorber material which reduce the intensity of the beam. So when an X-ray beam which is transmitted through the voxel is given by the relation. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अटेन्यूएशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग। दैट मीन्स उस बीम की इंटेंसिटी को रिड्यूस करना, उस बीम की इंटेंसिटी को कम करना। अब यहाँ पे आपका म्यू है वो क्या बता रहा है, वो उस मटेरियल की थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मटेरियल कैसा है, ताकि उसकी जो रेडिएशन बीम आएगी वो जब उसमें से ट्रांसमिट होगी, दैट मीन्स पहले टकराएगी फिर वहाँ से ट्रांसमिट होगी उस मटेरियल से, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी रिड्यूस हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है, म्यू बताता है, अटेन्यूएशन कोफिशिएंट बताता है। व्हेन एक्सरे बीम विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द वोक्सल इज गिवन बाय द रिलेशन। यहाँ पे अपना जो मेन चीज़ है वो पार्ट वोक्सल है, क्योंकि जो पूरा बॉडी ऑर्गन था उसको सीटी मशीन ने पहले मैट्रिक्स में डिवाइड किया। मैट्रिक्स का जो ईच एलिमेंट है उसको आपने पिक्सल बोला है, और अगर आप स्लाइस थिकनेस के साथ में बात करोगे तो वही पिक्सल क्या कहलाता है, फिर वोक्सल कहलाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स अपन बात करेंगे वोक्सल की। तो किसी भी एक वोक्सल पे जब रेडिएशन बीम गिरती है तो गिरने के बाद में वो वहाँ से ट्रांसमिट होती है, तो उसका रिलेशन क्या होता है उसको हम डेराइव करते हैं। डी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन डी एक्स, डी एन इज इक्वल टू माइनस म्यू एन डी एक्स। जैसे आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या डाला, यहाँ पे म्यू डाला, और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे रिड्यूस इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। दूसरी बात, यहाँ पे आपके पास जो एन है वो क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ एक्सरेज। दैट मीन्स इनिशियली आपकी कितने एक्सरे फोटोन थे, जैसे ही वो किसी मटेरियल से टकराते हैं तो उसके बाद में जब वो निकलते हैं वहाँ से ट्रांसमिट होते हैं। दैट मीन्स वोक्सल एरिया से जब एक्सरे बीम ट्रांसमिट होती है तो उसमें कितने एक्सरे फोटोन्स बचते हैं, ठीक है। इन सब के बीच में एक रिलेशन है
वेयर म्यू इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कोल्ड अटेन्यूएशन कोफिशिएंट। म्यू को यहाँ पे अटेन्यूएशन कोफिशिएंट बोला जाता है और इसको जो आपका कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है उसको हटाते तब लगाते हैं अपन यहाँ पे। एन नोट क्या, सॉरी ऊपर जो फॉर्मूला था आपका एन इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस म्यू एक्स, जब आप इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हो तो आपके पास फॉर्मूला आता है एन इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस म्यू एक्स। एन नोट यहाँ पे है नंबर ऑफ इनिशियल एक्सरे फोटोन्स, इनिशियली आपने वोक्सल को कितने एक्सरे फोटोन्स दिए। एन इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड फोन, वोक्सल में से कितने ट्रांसमिटेड फोटोन डिटेक्टर तक पहुंचे। एक्स यहाँ पे क्या है, थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बर, दैट मीन्स थिकनेस ऑफ द वोक्सल, वोक्सल की थिकनेस बता रहा है यहाँ पे। और म्यू क्या है, वोक्सल का अटेन्यूएशन कोफिशिएंट, दैट मीन्स अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हों, इनिशियल जो एक्सरे फोटोन्स है कितने आपने दिए अगर उनके नंबर हों, ठीक है, दूसरा आपके पास अटेन्यूएशन कोफिशिएंट की वैल्यू हो और वोक्सल की थिकनेस की वैल्यू हो, तो आप इस फॉर्मूले से ट्रांसमिटेड एक्सरे फोटोन्स के नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये रिलेशन कहाँ से आया था और कैसे आया ये आपने यहाँ पे समझ लिया। इफ थिकनेस एक्स एक्सप्रेस इन द लेंथ देन म्यू इज कॉल्ड लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट। अगर आप जो आपने थिकनेस एक्स यहाँ पे अज्यूम किया, थिकनेस किसकी थी, वो वोक्सल की थी, एब्जॉर्बर की थी, आपके ह्यूमन बॉडी ऑर्गन की थी, ठीक है, जिस ऑर्गन की आप क्या कर रहे हो, रेडियोग्राफी कर रहे हो, इमेजिंग कर रहे हो, ठीक है, उस बॉडी ऑर्गन को ही मशीन ने पहले मैट्रिक्स देन पिक्सल देन वोक्सल के अंदर एज्यूम किया है। और यहाँ पे वोक्सल की ही बात होगी कि वोक्सल क्या होती है, तो वोक्सल की जो थिकनेस है अगर उसको आप लेंथ को मैं दैट मीन्स लेंथ के अंदर लेते हो तो आपका म्यू क्या कहलाता है, लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, इफ वोक्सल नंबर इज इंक्रीजेस देन द फॉर्मूला विल बी। अभी जो पहले अपन ने जो फॉर्मूला डेराइव किया था एन इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस म्यू एक्स, ये जो फॉर्मूला था ये केवल एक वोक्सल के लिए था। ठीक है, बट आपकी जो मैट्रिक्स होगी, एक मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे पिक्सल्स होंगे और उसके अंदर बहुत सारे वोक्सल्स होंगे, जितने पिक्सल्स होंगे उतने ही वोक्सल होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है जब रेडिएशन आप किसी भी एब्जॉर्बर पे या फिर किसी भी ह्यूमन बॉडी ऑर्गन पे रेडिएशन गिरेंगी तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे मशीन ने बहुत सारे वोक्सल्स अज्यूम किए हैं और उन सभी वोक्सल के अटेन्यूएशन कोफिशिएंट भी अलग अलग होंगे। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है ह्यूमन बॉडी ऑर्गन है उसका अलग अलग जगह अलग अलग डेंसिटी अलग अलग होगी, अलग अलग तरीके से आपकी रेडिएशन अटेन्यूएट होगी, तो वहाँ पे जो वोक्सल्स आपने डिवाइड किए हैं उनका अटेन्यूएशन कोफिशिएंट भी अलग अलग होगा। उसको आप एज्यूम करके चल रहे हो कि एक वोक्सल है उसका म्यू वन है, दूसरे का म्यू टू है, तीसरे का म्यू थ्री है। अगर इस तरीके से आपके एन वोक्सल हैं तो उन तक आपने लिया म्यू एन। अगर आप इन सब सारे वोक्सल के मिला के आप क्या निकाल रहे हो, नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड फोटोन्स निकालते हो कि कितने फोटोन एक्सरे के बाहर निकलेंगे, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होगा एन इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री प्लस प्लस म्यू एन एक्स। दैट मीन्स कि जो ऑल ओवर टोटल जो वोक्सल थे उनके टोटल अटेन्यूएशन कोफिशिएंट को हम यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको दर्शाता है, आपको रिप्रेजेंट करता है, आपको बताता है कि कितने नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड फोटोन आपको मिलेंगे जब आप म्यू अटेन्यूएशन कोफिशिएंट के वोक्सल से और एक्स थिकनेस के वोक्सल से जब आप एन नोट इंसिडेंट फोटोन वहाँ पे गिरते हैं तो आपको एन फोटोन्स मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन बताता है आपको, ये वोक्सल का डेरिवेशन बताता है, दैट मीन्स कि कितनी एक्सरेज आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये था आपका अटेन्यूएशन कोफिशिएंट म्यू जिसमें आपने ये फॉर्मूला डेराइव किया और वोक्सल से रिलेटेड था, वोक्सल में भी हमने ये फॉर्मूला लिखा था, समझ में आया। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज की विच इज नोन एज सिटी नंबर और हाउंसफील्ड नंबर। ठीक है, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि इसको हाउंसफील्ड नंबर क्यों बोला गया। जैसा कि अभी आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग के अंदर कि सिटी का इन्वेंशन किसने किया था, एक ब्रिटिश इंजीनियर साइंटिस्ट जो भी थे उन्होंने, जिनका नाम क्या था, हाउंसफील्ड था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके नाम पे इनका नाम रखा गया है सिटी नंबर और हाउंसफील्ड नंबर। अब अपन बात करते हैं कि यह होता क्या है, सिटी नंबर या फिर हाउंसफील्ड नंबर क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी बात करते हैं सीधी सी कि आपकी जो सिटी की जो मशीन होती है, ठीक है, सिटी की मशीन के अंदर एक ग्रे स्केल की या फिर एक स्केल होती है, एक जिसके अंदर
शेड्स होती हैं, अलग अलग कॉन्ट्रास्ट होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वो ब्लैक इमेज भी देगी, कहीं पे वाइट भी देगी, कहीं पे ग्रे भी देगी, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रास्ट, अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गन। तो वो जो स्केल होती है, ठीक है, उस स्केल के ऊपर जो नंबर्स आप प्लॉट करते हो, वो सारे के सारे नंबर किसने दिए थे? ऑब्वियस सी बात है, हाउंसफील्ड ने यहाँ पे उन नंबरों के बारे में आपको बताया था, उसने सिटी को इन्वेंट किया था। तो वो जो नंबर्स हैं, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? आपके सिटी नंबर कहलाते हैं, हाउंसफील्ड नंबर कहलाते हैं। और ये जो नंबर है, इन नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज इन नंबर्स की सहायता से आपका जो कंप्यूटर होता है, दैट मीन्स या फिर जो सिटी की मशीन होती है, वो अलग अलग बॉडी ऑर्गन को, अलग अलग टिश्यू को अलग अलग कलर की शेड्स प्रोवाइड कराती है। दैट मीन्स इमेज का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो नॉर्मल रेडियोग्राफी में एक्सरे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था लेटेंट इमेज का, वो नहीं चलता है। यहाँ पे डिटेक्टर्स होते हैं, डिटेक्टर नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड फोटॉन्स को डिटेक्ट करते हैं। इसीलिए हमने पहले वोक्सल के बारे में यहाँ पे पढ़ा था, और वोक्सल में हमने अटेन्यूएशन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा, और वहाँ पे अपन ने ये भी चीज़ पढ़ी कि हम लोग फॉर्मूले के सहायता से क्या निकालेंगे? कितने नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड फोटोन आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिटेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसमिटेड फोटोन्स के नंबर को कलेक्ट करते हैं, जितने नंबर मिलते हैं उनके बेस पे वो फिर सिटी नंबर या फिर हाउंसफील्ड नंबर की सहायता लेके पूरा कंप्यूटर, पूरी मशीन ग्रे शेड्स, ब्लैक शेड्स और वाइट शेड्स जो भी होती है इमेज को बनाती हैं, ठीक है। It is useful for the computation, not for display of the image. Hence, after reconstruction, the attenuation values of each pixel is normalized to that of the quarter to get integral values as follows. That means कि आपका जो सिटी नंबर है, हाउंसफील्ड नंबर है, वो कंप्यूटेशन के, दैट मीन्स जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर क्या कर रहा है? कैलकुलेशन कर रहा है, रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसके लिए हेल्पफुल होते हैं, और इमेज की रिकंस्ट्रक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं, ना कि डिस्प्ले के लिए। अपन ये नहीं कह सकते कि इमेज को डिस्प्ले कौन करेगा? सिटी नंबर करेगा। सिटी नंबर इमेज का कंस्ट्रक्शन कर सकता है, बट डिस्प्ले नहीं कर सकता, ठीक है। सिटी नंबर का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया आपको, के ब्रैकेट में म्यू एन माइनस म्यू डब्ल्यू अपॉन में म्यू डब्ल्यू। म्यू आपको पता है अटेन्यूएशन कोफिशिएंट है। यहाँ पे अपन ने एन और डब्ल्यू लिए, दो चीज़ें, एक एन का और एक एन मीन्स एनथ वोक्सल, कितने वोक्सल थे उन सब का कितना अटेन्यूएशन कोफिशिएंट है, ठीक है। और एक रिलेटिविटी के लिए हम यहाँ पे लेते हैं वाटर का अटेन्यूएशन कोफिशिएंट। वाटर का जो अटेन्यूएशन कोफिशिएंट होगा वो आपका सेम होगा, और आपको भी पता है कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन के अंदर 75% वाटर रहता है, इसलिए हमने रिलेटिविटी के लिए यहाँ पे साथ में कौन सा लिया? वाटर का अटेन्यूएशन कोफिशिएंट लिया, और इन दोनों की सहायता से हम क्या निकालते हैं? सिटी नंबर निकालते हैं, ठीक है। और सिटी नंबर निकालने के बाद में हम जो आपका कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है, रिकंस्ट्रक्शन करता है इमेज का, उसमें इसको काम में लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो के होता है, के की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसकी अपन यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 1000। और आपका जो वाटर का अटेन्यूएशन कोफिशिएंट होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, दो चीज़ें यहाँ पे सेम हो गई। एक तो वाटर का फॉर्मूले के अंदर वाटर का अटेन्यूएशन कोफिशिएंट सेम हो गया, के की वैल्यू आपके पास सेम हो गई। अब आपका सिटी नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल वोक्सल के अटेन्यूएशन कोफिशिएंट पे। और वोक्सल क्या है? यहाँ पे ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का ही एक छोटा सा पार्ट है, जिसको सिटी मशीन ने डिवाइड किया है, ठीक है। तो दैट मीन्स जैसा जैसा आपके जिस टिश्यू की जो प्रॉपर्टी होगी या फिर बॉडी ऑर्गन की जो प्रॉपर्टी होगी, वही प्रॉपर्टी वोक्सल की होगी, और वही प्रॉपर्टी आपके अटेन्यूएशन कोफिशिएंट की होगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सिटी नंबर मिलेगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? इमेज का रिकंस्ट्रक्शन और कंप्यूटेशन करोगे, ठीक है। वेयर के डिटरमाइंस द कॉन्ट्रास्ट स्केल, हमने बात की थी अभी स्टार्टिंग के अंदर कि एक स्केल होती है कॉन्ट्रास्ट की, दैट मीन्स शेड्स की जो स्केल होती है वो आपको इमेज को शेड्स प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे जो आपकी के की वैल्यू होती है वो आपने फिक्स कर ली 100, बट जो सिटी नंबर होगा वो यहाँ पे क्या बताएगा? फिर आपको जो भी आप कॉन्ट्रास्ट की स्केल होगी उसको डिटरमाइन करेगा। द सिटी नंबर ऑफ एयर, वाटर एंड बोन इज -1000, 0 एंड +1000। ये आपके सिटी नंबर फिक्स होते हैं। किसके लिए? वाटर का कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। और एयर का -1000, और आपकी बोन का +1000। ऑब्वियसली बात है, जो आपका ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन है उसके अंदर सबसे कम डेंसिटी का पार्ट कौन सा होगा? एयर होगा, ठीक है। उसके बाद में अपन फ्लूइड्स की बात करेंगे, फ्लूइड्स आते जाएंगे, मास आता जाएगा, मसल्स आते जाएंगी, टिश्यूज आते जाएंगे, और देन सबसे हार्ड, दैट मीन्स सबसे हाई डेंसिटी पार्ट वहाँ पे कौन सा होगा? आपका
बोन होगा। दैट मीन्स अपन अगर स्टार्टिंग करें तो आपकी एयर से होगी, और अगर अपन एंडिंग करें तो आपकी एंडिंग कहाँ पे होगी, बोन पे होगी। तो यहाँ पे इन्होंने नंबर्स डिसाइड कर दिए। एयर को कितना दिया, -1000 नंबर दिया, और बोन को कितना दिया इन्होंने, +1000 दिया, और वाटर को इन्होंने बीच में लिया जिसका सिटी नंबर कितना था, 0 था। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक स्केल बना दी कॉन्ट्रास्ट की, हाउंसफील्ड ने एक कॉन्ट्रास्ट की स्केल बना दी, ठीक है। और फिर उस स्केल के अकॉर्डिंग इमेजेस के अंदर अपन क्या देते हैं, कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। एंड द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर टिश्यूज लाइज बिटवीन देम, और बाकी के जो भी टिश्यूज रह गए, आपकी मसल्स रह गई, आपके फ्लूइड्स रह गए, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज जो भी हैं, ठीक है, वो सारे के सारे उन सब का जो सिटी नंबर आएगा, ठीक है, वो सिटी नंबर इन वैल्यूज के बीच में ही आएगा, ठीक है, -1000 से लेके +1000 के बीच में। तो ये जो स्केल थी, ठीक है, अब अपन बात करें इस स्केल की, जो क्या बता रही है आपको, कॉन्ट्रास्ट के बारे में बता रही है। और कॉन्ट्रास्ट आप किसके सहायता से ले रहे हो, सिटी नंबर की सहायता से। और सिटी नंबर आपको कहाँ से मिल रहा है, वोक्सल के कोफिशिएंट से। और वोक्सल क्या होता है, आपका मैट्रिक्स का एक पार्ट होता है, पिक्सल का, पिक्सल एरिया को जब आप स्लाइस थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हो। और मैट्रिक्स क्या होता है, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन को एज्यूम किया जाता है। दैट मीन्स कि आप पूरा अगर अपन बात करें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरे रिलेशन की, तो यहाँ पे ये जो सिटी नंबर है ये आपके ह्यूमन बॉडी के पार्ट के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपकी इमेजेस के अंदर मशीन, दैट मीन्स कंप्यूटर, कंप्यूटेशन करता है, रिकंस्ट्रक्शन करता है इमेजेस का, और क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज की, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास दो टर्मिनोलॉजीज आएंगी, एक का नाम है विंडो लेवल और एक का नाम है विंडो विड्थ, ठीक है। अब यहाँ पे विंडो का मतलब खिड़की से नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ों को आप दिमाग से बाहर निकालें। यहाँ पे विंडो लेवल और विंडो विड्थ की बात करेंगे, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये आपका कॉन्ट्रास्ट स्केल जो थी, आपका जो सिटी नंबर था, जो हाउंसफील्ड नंबर था, उससे रिलेटेड है, ठीक है। जो आपकी कॉन्ट्रास्ट की स्केल है जिसमें आपने -1000 से +1000 तक की वैल्यू ली थी, तो वो जो पूरी स्केल है वो यहाँ पे, और उस पे जो नंबर्स आपने लगाए वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके सिटी नंबर कहलाते हैं या फिर हाउंसफील्ड नंबर कहलाते हैं। बट जब कोई भी आप बॉडी ऑर्गन लेते हो तो ऑब्वियस बात है उस बॉडी ऑर्गन के लिए आपकी जो स्केल होगी वो -1000 से 1000 तो होने वाली नहीं है। कहीं पे एयर हो भी सकती है, कहीं पे एयर ना भी हो, कहीं पे बोन हो भी सकती है, कहीं पे बोन ना भी हो। तो अगर आप कोई भी नॉर्मल अगर टिश्यू की बात करें तो उसके लिए वो सिटी नंबर की जो स्केल होगी वो फॉर एग्जांपल +500 से लेके -500 तक भी हो सकती है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं विंडो लेवल की, ठीक है। विंडो लेवल क्या होता है, जो भी बॉडी ऑर्गन है उस बॉडी ऑर्गन की जो भी कॉन्ट्रास्ट स्केल दैट मीन्स आपको मिली है, जो भी सिटी नंबर मिले, उन सिटी नंबर का जो मिड जो सिटी नंबर है, ठीक है, सेंटर का जो सिटी नंबर है वो क्या कहलाता है, विंडो लेवल कहलाता है। उस इमेज का विंडो लेवल कहलाता है वो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक बॉडी ऑर्गन लिया जिसकी आप इमेजिंग कर रहे हो और उसके लिए आपको सिटी नंबर की स्केल मिली -750 से लेके +400 तक। तो अब इनका जो मिड सिटी नंबर होगा वो उस इमेज के लिए क्या कहलाएगा, विंडो लेवल कहलाएगा, ठीक है। और अब अपन यहाँ पे बात करते हैं विंडो विड्थ की, तो वो जो पूरा का पूरा जो रेंज है -750 से लेके +400 तक, ये पूरी की पूरी रेंज क्या कहलाती है, विंडो विड्थ कहलाती है। सेंटर सिटी नंबर इज कॉल्ड विंडो लेवल, दैट मीन्स सेंटर में जो सिटी नंबर होता है उसको आप विंडो लेवल बोलते हो। दैट डिटरमाइन द ब्राइटनेस, और ये किस में काम आता है, इमेज में ब्राइटनेस प्रोवाइड कराने के काम में आता है, ठीक है। द रेंज ऑफ सिटी नंबर अबोव एंड बिलो द विंडो लेवल, जो विंडो लेवल था वो क्या था, मिड था, सिटी नंबर का सेंटर पॉइंट था, ठीक है। अब उससे जो ऊपर के और जो नीचे के जो सिटी नंबर्स हैं उनकी जो रेंज है वो पूरी की पूरी रेंज क्या कहलाती है, विंडो विड्थ कहलाती है, विच डिटरमाइन द कॉन्ट्रास्ट। और जो क्या काम में आते हैं कॉन्ट्रास्ट को, ऑब्वियस सी बात है कुछ नहीं है, मानता हूँ थोड़ा सा हार्ड है पर समझोगे तो समझ में आ जाएगा। आपका ह्यूमन बॉडी ऑर्गन होता है उसको पिक्सल्स के अंदर डिवाइड किया, मैट्रिक्स में एज्यूम करके पिक्सल्स में डिवाइड किया जाता है। देन वोक्सल में, वोक्सल का अटेन्यूएशन कोफिशिएंट अलग अलग होता है, उसमें से ट्रांसमिटेड फोटोन्स कितने निकले उनका कैलकुलेशन किया जाता है। फिर सिटी नंबर का कैलकुलेशन किया जाता है। सिटी नंबर के कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपकी स्केल होती है, स्केल के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रास्ट स्केल के अकॉर्डिंग वहाँ पे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट
विंडो लेवल और विंडो विड्थ के बेस पे इमेज में दिए जाते हैं, और इन सब कैलकुलेशन से हम क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, विंडो लेवल और विंडो विड्थ के बारे में बताया गया है। सॉफ्ट टिश्यू की बताइए इन्होंने, स्टार्टिंग में देख सकते हो आप, ब्लैक और वाइट, ठीक है, सेंटर, विड्थ, लंग विंडोज, जैसे कि आप स्केल में देख सकते हो, एयर की -1000 लिए इन्होंने, 0, ठीक है, और फिर बोन की इन्होंने 1000 ले ली। बीच में देखो यहाँ पे लंग्स की इन्होंने -500 ली है, सॉफ्ट टिश्यू की 0 ली है। ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू में क्या होगा, ज़्यादातर वाटर होता है, -100 फैट की होती है, वाटर की 0 होती है, वाइट मैटर की 0 से ज़्यादा मिलेगी आपको, ग्रे मैटर की 0 से ज़्यादा मिलेगी। अब अगर अपन बात करें वाइट मैटर और ग्रे मैटर आपको कहाँ मिलेंगे, तो सबसे ज़्यादा वाइट मैटर और ग्रे मैटर आपको देखने को मिलता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर, और जो आप सीटी स्कैन करते हो मोस्टली वो सबसे ज़्यादा हेड के लिए की जाती है। तो यहाँ पे वाइट मैटर और ग्रे मैटर की विंडो लेवल और विंडो विड्थ के बारे में आपको बताया गया है। मसल्स की भी यहाँ पे आपकी 100 से पहले आ जाती है, ठीक है, फैट की -100 होती है। तो ये सारी क्या है, विंडो लेवल और विंडो विड्थ हैं। ठीक है, कि कौन से सॉफ्ट टिश्यू की कितनी विंडो लेवल होगी और कौन से सॉफ्ट टिश्यू की कितनी विंडो विड्थ होगी। तो ये तो बात हुई आपके टर्मिनोलॉजीज की, मैट्रिक्स, पिक्सल, वोक्सल, अटेन्यूएशन कॉफिशिएंट, विंडो लेवल, विंडो विड्थ, सिटी नंबर, हाउसफील्ड नंबर, जो भी था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इक्विपमेंट्स की, सिटी मशीन की बात करेंगे। अब सिटी मशीन का कंस्ट्रक्शन करते हैं अब अपन। दैट मीन्स सिटी मशीन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे कि आप बाकी मशीन्स के भी कंपोनेंट्स पढ़ते हो, उसी प्रकार से इसके भी कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके मेनली 4 कंपोनेंट या फिर 4 इक्विपमेंट होते हैं। फर्स्ट आता है आपका कंट्रोल कंसोल, सेकंड आता है कंप्यूटर। अगर अपन कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर आपका कंट्रोल कंसोल में ही आता है, ठीक है, बट इसको इक्विपमेंट में अलग से लिया गया है, बिकॉज कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे सिटी स्कैन के अंदर। ठीक है, तीसरा आता है यहाँ पे आपका गैंट्री, जो मशीन से रिलेटेड है, आपकी जो एक्सरे यूनिट है उससे रिलेटेड है, और फोर्थ आपका आता है काउच, जिसपे आप पेशेंट को लेटाते हो। मेनली 4 कंपोनेंट है। देन इन कंपोनेंट्स को या फिर इन इक्विपमेंट्स को हम फर्दर आगे डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपका जो गैंट्री होगा उसके अंदर आपको बहुत सारे आगे एक्सरे यूनिट, कोलीमेटर्स वगैरह, प्राइमरी कोलीमेटर, सेकेंडरी कोलीमीटर, एक्सरे ट्यूब, डिटेक्टर्स, जनरेटर्स, ये सारे के सारे पार्ट फिर किस में आएंगे, आपके गैंट्री में आएंगे। ठीक है, मतलब जो पूरा मशीन का जो इक्विपमेंट आएगा वो आपका गैंट्री के अंदर आएगा, उसको हम गैंट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। और मेनली अगर पूरी सिटी मशीन की अपन बात करें तो इसको 4 पार्ट्स में ही डिवाइड किया जाता है, कंट्रोल कंसोल, कंप्यूटर, गैंट्री एंड काउच। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं कंट्रोल कंसोल की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट इक्विपमेंट ऑफ द सिटी स्कैन, कंट्रोल कंसोल। कंट्रोल कंसोल आप जानते हो, कंट्रोल कंसोल के बारे में आपने पढ़ा भी है। मतलब कंट्रोल कंसोल सिटी मशीन का, या फिर किसी भी अगर मशीन की अपन बात करें, ठीक है, या फिर किसी भी अपन इक्विपमेंट की बात करें, तो उसका जो कंट्रोल कंसोल होता है वो एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो पूरी की पूरी मशीन को या फिर पूरी की पूरी डिवाइस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दैट मीन्स कंट्रोल कंसोल की सहायता से हम उस पूरी मशीन को चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है कंट्रोल कंसोल। देयर आर अबाउट 3 कंसोल इन सिटी। मेनली सिटी मशीन के अंदर आपके 3 कंसोल पाए जाते हैं, मतलब 3 ऐसी जगह होती हैं जहाँ से आप मशीन को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तीनों की अपन अलग अलग बात करते हैं। 1 फॉर द टेक्नोलॉजिस्ट टू ऑपरेट द इमेजिंग सिस्टम। पहले किसके लिए होता है, टेक्नोलॉजिस्ट के लिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। दैट मीन्स आपकी जो मशीन है उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए काम में आता है। और इसको आप देख सकते हो कि आपकी मशीन पे ही होता है या फिर मशीन में ही होता है। सिटी स्कैन की अगर आपने मशीन देखी होगी तो जिस रूम में आपकी मशीन होती है, मशीन के ऊपर ही कुछ स्विचेज होते हैं, कुछ कंट्रोल बटन्स होते हैं जिनके थ्रू आप मशीन को कंट्रोल कर सकते हो। तो वो जो आपका फर्स्ट होता है वो किसके लिए होता है, टेक्नोलॉजिस्ट के लिए होता है, जो उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए काम में आता है। सेकेंड की अपन बात करें, 1 फॉर द टेक्नोलॉजिस्ट
टू पोस्ट प्रोसेस द इमेजेस। ये भी किसके लिए होता है? टेक्नोलॉजिस्ट के लिए होता है। और ये आप देख सकते हो कि जो आपका जो सिटी का रोम होता है उससे बाहर की साइड होता है दूसरा, जहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह रखे होते हैं, जहाँ पे आपका टेक्नोलॉजिस्ट क्या करता है? इमेजेस का रिकंस्ट्रक्शन करता है, इमेजेस की पोस्ट प्रोसेस करता है। मतलब जैसे आपने ऑपरेट कर लिया, आपने एक्सपोज करा लिया पेशेंट को, उसके बाद में जो इमेजेस आई उन इमेजेस को प्रिंट करना या फिर डिस्प्ले करना, उनमें कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस सेट करना, तो वो सारी प्रोसेस कराना, इमेजेस को जो प्रोसेस कराने का काम होता है वो भी किसका ही होता है? टेक्नोलॉजिस्ट का होता है। तो वो वहाँ पे दूसरा कंट्रोल कंसोल होता है उसके पास, जिससे वो क्या कर सकता है? मशीन को ऑपरेट भी कर सकता है और इमेज को प्रोसेस भी करा सकता है। बट जो आपका फर्स्ट जो कंट्रोल कंसोल होता है उससे वो केवल इमेजिंग सिस्टम के लिए मशीन को ऑपरेट कर सकता है बट इमेजेस को प्रोसेस नहीं करा सकता। ठीक है, ये डिफरेंस है। और जो आपका थर्ड है, एंड द अदर वन फॉर द फिजिशियन टू व्यू द इमेजेस, जो तीसरा सिस्टम होता है वो फिजिशियंस के पास होता है। दैट मीन्स जो आपका सेकेंड जो कंट्रोल कंसोल होता है वो थर्ड कंट्रोल कंसोल से कनेक्टेड होता है, और जितनी भी इमेजेस होती है वो आपके फिजिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, जो भी डॉक्टर है आपके रिलेटेड, उनके पास वो इमेजेस आप सेंड कर सकते हो, और वो वहाँ से जो आपका, या फिर वो कनेक्टेड रहते हैं, तो जिससे जो आपका थर्ड कंट्रोल कंसोल पे जो आपका फिजिशियन या फिर जो रेडियोलॉजिस्ट बैठा है वो उसको आराम से देख सकता है। तो मेनली अपन मैं बात की यहाँ पे 3 प्रकार के कंट्रोल कंसोल आपको देखने को मिले। अब अपन बात करते हैं कि कंट्रोल कंसोल में होगा क्या। द ऑपरेटिंग कंसोल्स इज प्रोवाइडेड विद, इनमें क्या मिलेंगे आपको? मीटर्स मिलेंगे। कंट्रोल ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेक्निक फैक्टर्स, आप कितने फैक्टर्स दे रहे हो उसके लिए भी आपको सिलेक्शन करने के लिए वहाँ पे कंट्रोल्स मिलेंगे। मूवमेंट ऑफ गैंट्री एंड पेशेंट काउच, गैंट्री का किस तरीके से मूवमेंट होना चाहिए वो भी आप कंट्रोल कंसोल से कंट्रोल कर सकते हो। पेशेंट का काउच है उसके मूवमेंट भी आप कंट्रोल कर सकते हो। कंप्यूटर कमांड फॉर इमेज रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, आप जब इमेजेस आ जाती हैं आप उनके पास, तो उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आप कमांड्स देते हो, वो भी कहाँ से देते हो? कंट्रोल कंसोल से देते हो। एंड ट्रांसफ़र, उनको जब आपको ट्रांसफ़र करनी होती है, जब आप रेडियोलॉजिस्ट के पास, फिजिशियन के पास, किसी और के पास ट्रांसफ़र करते हो, तो वो सारी चीज़ें भी आप कहाँ से करते हो? कंट्रोल कंसोल से ही करते हो। सिलेक्शन ऑफ केवी, एमए डिसाइड करना, केवी डिसाइड करना, स्लाइस की थिकनेस डिसाइड करना, दैट मीन्स कितनी स्लाइस के अंदर आपको इमेजेस लेनी है, स्लाइस की क्या थिकनेस होनी चाहिए जब आप इमेजेस लोगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे होंगी? कंट्रोल कंसोल में होंगी। ठीक है, कंट्रोल कंसोल के बारे में आपने बाकी की जो मशीन्स थी आपकी रेडियोथेरेपी की मशीन्स है उनके बारे में भी पढ़ा था, जैसे कि आपकी टेलीकोबाल्ट होती है, लीनियर एक्सेलरेटर है, किलो वोल्टेज मशीन है, इनमें भी पढ़ा है। तो ऑब्वियसली बात है कंट्रोल कंसोल ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। कंट्रोल कंसोल में इक्विपमेंट्स ऐसे लगे होते हैं, कंपोनेंट्स लगे होते हैं, स्विचेस लगे होते हैं आपके पास, जिनसे आप पूरी मशीन को कंट्रोल कर सकते हो, इमेजेस सेंड कर सकते हो, केवी सेट कर सकते हो, एमए सेट कर सकते हो, गैंट्री के मूवमेंट के बारे में सेट कर सकते हो, पेशेंट के मूवमेंट के बारे में सेट सकते हो, ये सारी चीज़ें आप। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने दूसरे इक्विपमेंट की, कंप्यूटर की। अगर वैसे देखा जाए तो आपका जो कंट्रोल कंसोल होता है वो पूरा का पूरा कंप्यूटर बेसिस होता है। दैट मीन्स कंप्यूटर से ही आप उसको क्या करते हो? पूरे को पूरे कंट्रोल करते हो। तो यहाँ पे बात की जाए तो आप कंप्यूटर को कंट्रोल कंसोल में डाल सकते हो, बट कंप्यूटर का एक अलग इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, तो अपन कंप्यूटर को अलग से पढ़ेंगे। द कंप्यूटर इज यूज टू सॉल्व मोर देन 2,50,000 equations with the help of microprocessor, array processor and has a primary memory। कंप्यूटर के पास क्या होते हैं? प्रोसेसर्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, एरे प्रोसेसर्स, और भी कई प्रकार के प्रोसेसर्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके पास उसकी मेमोरी होती है। इन सब की वो सहायता लेता है किस काम के लिए? ठीक है, जो आपका इमेज का रिकंस्ट्रक्शन करते हो, जब आप इमेज बनाते हो, आपने स्लाइसेस के अंदर इमेजेस ली, ठीक है, तो उनको जब आप रिकंस्ट्रक्ट करके एक इमेज बनाओगे तो उसके लिए आपको हजारों लाखों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। और वो सारी की सारी इक्वेशन कौन सॉल्व करता है? कंप्यूटर सॉल्व करता है। कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स डाले जाते हैं और वो सॉफ्टवेयर की सहायता से कंप्यूटर उन इक्वेशन को सॉल्व करके आपको कुछ सेकंडों के अंदर इमेज रिकंस्ट्रक्ट करके प्रोवाइड कर देता है। अदरवाइज जैसे कि आपको पता है, अगर आप 3 इमेज भी अगर एंगल पे ले लेते हो, अगर अपन टोमोग्राफी की बात करें, टोमोग्राफी आपने कहा कि एंगल पे ली जाने वाली रेडियोग्राफी टोमोग्राफी कहलाती है। आप 3 इमेजेस भी अगर कन्वेंशनली टोमोग्राफी पे ले लेते हो तो उन तीनों इमेजेस को मिला के एक इमेज बनाना
कंप्यूटर से विदाउट एनी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो यहाँ पे ये चीज़ें कि यहाँ पे क्या होती है, आपकी स्लाइसेस होती हैं, ठीक है, कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, कितनी वो स्लाइसेस के अंदर कट करता है, तो ये सारी चीज़ें और फिर उनको रिकंस्ट्रक्ट करना, तो ये सारा का सारा काम कौन करता है, कंप्यूटर करता है। द सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्लॉट ऑफ सिटी नंबर, जो आपका सॉफ्टवेयर इसमें डाला जाता है उस पर क्या डाला जाता है, सिटी नंबर को प्लॉट किया जाता है एक स्केल के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था, जिससे आप कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस सेट कर सकते हो या फिर आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सेट करता है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिटी वैल्यूज़, जो आपके सिटी नंबर है, हाउस फील्ड नंबर है, उनके स्टैंडर्ड और मीन डेविएशन दिए जाते हैं। ऑफ रीजन ऑफ इंटरेस्ट, जो आपका ROI है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसकी आप इमेजिंग करोगे, उसके मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सब्सट्रैक्शन टेक्निक, सब्सट्रैक्शन टेक्निक क्यों क्यों काम आती है, जो इमेजेस आपको नहीं चाहिए उनको सब्सट्रैक्ट करना, ठीक है। आप सिटी इसीलिए तो कर रहे हो कि आपको जो इमेजेस चाहिए वही आपको मिले, ठीक है। जो अंडरलाइंग और जो ओवरलाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेजेस आपको नहीं चाहिए, तो उनको आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा, रिमूव करना होगा, तो इसके अंदर सब्सट्रैक्शन टेक्निक भी होती है, वो ऑटोमेटिकली उनको बॉडी ऑर्गन्स को रिमूव कर देती हैं। प्लानर एंड वॉल्यूमेट्रिक क्वांटिटिव एनालिसिस, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपकी सिटी की मशीन है, जो कंप्यूटर है, जो सॉफ्टवेयर है, वो इमेजेस की सहायता से उस बॉडी ऑर्गन के प्लेन्स के बारे में आपको बता सकता है, उसके वॉल्यूम के बारे में बता सकता है, सारा का सारा एनालिसिस वो कर सकता है। एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इमेजेस इन कोरोनल, सेजाइटल एंड एक्सियल प्लेन, 3 प्रकार के प्लेन होते हैं, एक कोरोनल होता है, एक सेजाइटल होता है और एक एक्सियल होता है, ठीक है। इन तीनों प्लेन के बेस पे वो क्या करता है, इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करता है। अगर अब इन तीनों प्लेन की बात की जाए तो सबसे पहले अपन बात करें कोरोनल प्लेन कौन सा होता है। कोरोनल प्लेन वो होता है जो बॉडी को 2 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करे, दैट मीन्स एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। ये प्लेन आपका कहाँ से गुजरेगा, बॉडी के मिड से गुजरेगा, दैट मीन्स आपका एंटीरियर पार्ट जो आगे का पार्ट है उसको अलग कर देता है और पीछे के पार्ट को अलग कर देता है, दैट मीन्स कोरोनल प्लेन एंटीरियर और पोस्टीरियर को डिवाइड करता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेजाइटल प्लेन की। सेजाइटल प्लेन क्या करता है, लेफ्ट और राइट पार्ट को मिड में से यही गुजरता है और ये क्या करेगा, लेफ्ट और राइट पार्ट को अलग करेगा, ठीक है। और अगर थर्ड प्लेन की बात करें अपन एक्सियल प्लेन की, तो एक्सियल प्लेन आपका अपर और लोअर बॉडी पार्ट, अपर पार्ट को अलग करता है और लोअर बॉडी पार्ट को अलग करता है। तो इन तीनों प्लेन के बेस पे, ठीक है, आपका कंप्यूटर इमेज लेता है, स्लाइसेस लेता है, देन उनकी रिकंस्ट्रक्शन करता है, 2,50,000 इक्वेशंस को वो सॉल्व करता है और उसके बाद में वो इमेज का रिकंस्ट्रक्शन करता है, इमेज बनाता है, आपको इमेज प्रोवाइड करता है। तो ये जो सारा काम था ये किसका होता है, आपका कंप्यूटर का होता है। अब अपना आता है नेक्स्ट इक्विपमेंट, गैंट्री, ठीक है। और गैंट्री के अंदर आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।